हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि आपका 12 से 13 दिन में कंप्लीट होगा। और ये कंप्लीट होते ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वो मैक्सिमम हमारा 3-4 दिन का ही है। तो मैक्सिमम लगा लो कि इसी महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सितंबर में ही। तो आज हम शुरू करते हैं मार्केटिंग के बारे में पढ़ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और मार्क्स के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल भी है। तो आपको समझने में भी इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा भी आएगा, और कुछ लगेगा भी कुछ नया कुछ सुना है, तो आपको कुछ नई बातें सुनने को भी मिलेंगी इसमें। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट से पहले पढ़ लेते हैं मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि बुक में पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट दे रखा है, फिर मार्केटिंग है, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट दे रखा है। तो पहले हम एक प्रोसेस में कर लेते हैं। मार्केटिंग का मतलब होता है एक ऐसी सोशल प्रोसेस जहाँ पे कि दो पार्टीज़ मिलती हैं, जो कि कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, जो कि जो कस्टमर है उसकी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करती हैं बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग, फ्रीली एक्सचेंज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड वैल्यू विद अदर्स, सर्विस और वैल्यू विद अदर्स। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी सर्विस जिससे कि कस्टमर्स और सेलर या बायर और सेलर मिल रहे हैं अपनी नीड को या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, और बदले में एक तरह से एक्सचेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। अब देखो क्या एक्सचेंज कैसे हो रहा है, जैसे जो कस्टमर है या जो बायर है वो एक तरह से कुछ सामान खरीद रहा है या सर्विसेज ले रहा है, और उसके बदले में पैसा दे रहा है। तो एक तरह से पैसे के बदले में सर्विस या प्रोडक्ट्स वो ले रहा है, और जो सेलर है उसको पैसा मिल रहा है, बायर है उसको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मिल रहे हैं। नीड एंड वांट में काफ़ी बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। नीड एंड वांट में डिफरेंस क्या होता है। नीड का मतलब होता है बेसिकली जो हमें चाहिए, और मतलब कि जो हमें ज़रूरत है। वांट का मतलब होता है जो हम चाहते हैं। अगर मान लो कि मुझे प्यास लग रही है तो पानी पीना मेरी नीड है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीना मेरी वांट है, मेरी डिज़ायर है। डिज़ायर को एक तरह से वांट बोल सकते हैं। फिर से फीचर्स आ जाते हैं। पहला पॉइंट यही है, नीड एंड वांट का ही है। जो मेन फोकस होता है मार्केटिंग का वो होता है नीड एंड वांट जो है कस्टमर की, उसे सेटिस्फाई करना। क्योंकि मार्केट में सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं, जो भी कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई करने से रिलेटेड ही होती हैं। मैंने इसमें लिखा भी हुआ, देखो, जैसे कि नीड का मतलब होता है जैसे वाटर है, जैसे कि किसी को प्यास लग रही है तो उसकी नीड है वाटर की, और वांट या डिज़ायर बोल सकते हैं कोल्ड ड्रिंक की। तो एक तरह नीड एंड वांट जो है अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो कि मुझे नीड है पानी पीने की तो मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ तो मेरी डिमांड जो होगी वो कोल्ड ड्रिंक की होगी। जो मेरी डिज़ायर है, जो मेरी वांट है, जो मतलब कि जो भी मेरी वांट होगी उसको ही सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत होगी, उसे ही मुझे यूटिलिटी प्रोवाइड हो पाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या होता है, जब एक तरह से एक प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, वो ऑफ़र कर रहा है प्रोडक्ट या सर्विस को उसके फीचर्स बता के, उसकी शेप, साइज़ या प्राइस वगैरह बता के, जिससे कि वो कोई कंज्यूमर या कोई भी बायर है उसे परचेज़ करना चाहे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होके। फॉर एग्जांपल जैसे टीवी है, टीवी के बारे में वो सब कुछ बताया जाता है, इसके फीचर्स क्या क्या है, इसका प्राइस क्या क्या है, इसके शेप क्या रहेगा, साइज़ क्या रहेगा, कलर क्या रहेगा। अब शेप साइज़ का मतलब जैसे LCD LED टीवीज़ हैं तो वो इसी नाम से ही पहचाने जाते हैं कि भाई 32 इंच का है, 56 इंच का है, तो इसी से ही वो टीवी परचेस किए जाते हैं। एक बहुत अच्छी मार्केट ऑफरिंग कौन सी होती है, जो एक तरह से सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान दे कस्टमर्स की। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कस्टमर वैल्यू। अब कस्टमर वैल्यू का एक तरह से मतलब होता है कि जो हमारी मार्केट होती है उसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि कस्टमर एक तरह से मार्केट का किंग होता है, प्रोड्यूसर किंग नहीं है। क्योंकि एक ऐसा कहा भी गया, एक मेरा रोल मॉडल है, जैक मा नाम है उनका, बिजनेस में, उन्होंने भी एक बार कई बार कहा हुआ है कि सबसे पहला जो होता है 3 पार्टीज़ में से सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो कस्टमर्स को, उसके बाद में एम्प्लॉयज़ को, उसके बाद में इन्वेस्टर्स को। ये प्रायोरिटी साइकिल होता है जिस पर ध्यान इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जाती है किसी भी बिजनेस में वो दी जाती है कस्टमर्स को, क्योंकि कस्टमर जो है एक तरह से रेडी है प्राइस पे करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए, अगर उसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो अगर प्रोडक्ट जो है वो ऑफर कर रहा है यूटिलिटीज़ जो उसके सेटिस्फेक्शन लेवल को पूरी कर रही हैं, तो उस केस में वो कोई भी प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो एक तरह से कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट जो है प्रेफर करेगा किसी और कंपटीटर के प्राइस
प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा एक कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिससे उसको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल रही है और कम प्राइस पे भी है या ज़्यादा प्राइस पे भी है, लेकिन उसे जो मेरे कंपटीटर है उसके प्रोडक्ट से इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है, तो उस केस में मेरा प्रोडक्ट वो खरीद लेगा चाहे मेरा हायर प्राइस पे भी क्यों ना हो। तो ये है कस्टमर वैल्यू की, कस्टमर को वैल्यू उसकी मिलनी चाहिए। जैसे होता है ना कि वैल्यूएबल चीज़ है या जो मैंने खरीदी है वो पूरी वैल्यू है, वैल्यू फॉर मनी है, जितना मैंने पैसा लगाया उसका मुझे रिटर्न में भी मिला है। मान लो कि मैंने आपको 500 रुपये लेके 400 रुपये का सामान दे दिया, तो वो एक तरह से कस्टमर वैल्यू नहीं होगा, कस्टमर आपका सामान नहीं खरीदेगा। फिर लास्ट पॉइंट है इसका फीचर्स में एक्सचेंज मैकेनिज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में क्या होता है, एक्सचेंज होता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का मनी से या मनी की वर्थ से। जैसे मनी की वर्थ का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार बार्टर सिस्टम यूज़ हो जाता है यहाँ पे कि भाई गोल्ड के बदले में इतना सामान दे दिया या इतने सामान के बदले में इतना कुछ सामान मिल गया। तो इसका एक्सचेंज का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्थ। एक्सचेंज कहीं भी मतलब हो सकता है, डायरेक्टली भी हो सकता है मैन्युफैक्चर और कस्टमर के बीच में, और इसके बीच में मिडल मैन भी हो सकते हैं। जैसे कि हम एजेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, होलसेलर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, रिटेलर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं। अब फिर इसके जो फीचर्स बनते हैं, प्री कंडीशंस बनती हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म की, वो क्या क्या है। इसमें पहला पॉइंट है कि दो पार्टी की प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी होती है। अब दो पार्टी कौन सी, बायर और सेलर। बायर को हम बोलते हैं कस्टमर्स और सेलर को हम बोलते हैं मार्केटर, जो सामान बेच रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोथ आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफर। दोनों के पास फ्रीडम होती है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको इससे सामान खरीदना ही खरीदना है या आपको इससे सामान बेचना ही बेचना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और मैं उसे बेचना नहीं चाहता, तो कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता है। तो दोनों के पास फ्रीडम होती है। फिर नेक्स्ट है बोथ मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय ईच अदर। दोनों के पास कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज़ होनी चाहिए जो दूसरे के लिए वैल्यूएबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे जो मार्केटर है उसके पास कुछ ऐसा होगा जो वो बेचना चाह रहा है और बायर के पास पैसा होगा। नेक्स्ट है ईच वन फील्स डिज़ायरेबल टू डील विद अदर्स। मतलब कि दोनों को ही एक तरह से डिज़ायरेबल होना ज़रूरी है कि एक दूसरे से डील करने के लिए कोई फोर्सफुली कोई ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। इसका लास्ट पॉइंट है ईच वन इज़ कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। मतलब कि दोनों ही तरह से कैपेबल होने चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए और एक सामान की डिलीवरी के लिए भी। तो ये था हमारा टॉपिक मार्केटिंग एंड फीचर्स ऑफ द मार्केटिंग। अब हम पढ़ते हैं कि मार्केट में बेचा क्या क्या जा सकता है। अब हमें ये पता है कि मार्केट में क्या क्या बेचा जा सकता है, प्रोडक्ट या सर्विसेज। जो भी हम मार्केट में बेच सकते हैं वो हमारी तरह से एक कंटेंट है या जो हमारा जो एक कमोडिटी भी हम उसको बोल सकते हैं जो हम बेच सकते हैं। अब मैन्युफैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोडक्ट का मतलब होता है एक तरह से कम्प्लेक्स कम्बिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स। आपने प्लस वन में इंडस्ट्री का टॉपिक पढ़ा था, उसमें क्या था कि मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट का मतलब है कि एक तरह से एक ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिला के उसे बनाया गया है। अब मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटर का मतलब एक तरह से सेलर है। मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट का मतलब होता है कि बंडल ऑफ यूटिलिटीज़, कि उससे कंज्यूमर्स की या बायर्स की कितनी सेटिस्फेक्शन मिल पा रही है, कि क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ हैं। तो ये एक तरह से फंक्शनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है लोगों को। अभी कौन कौन सी सेटिस्फेक्शन हो सकती है, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मैंने जूते खरीदे हैं तो जूते से मुझे प्रोटेक्शन मिल रही है मेरे पैरों को, या मेरे जो एक तरह से साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो रही है। फिर जूतों से क्या होता है, हमें पैरों को प्रोटेक्शन मिलती है। उसके बाद हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हमें अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो हमें एक तरह साइकोलॉजिकली एडवांटेज मिल रही है हमें कि एक तरह से फ्रीली हम जा पा रहे हैं। अगर कभी धूप भी है, कभी पत्थर है, कभी कुछ मिट्टी है, पानी है, कुछ भी है, तो हमें एक तरह से माइंड में साइकोलॉजिकल है कि हम जूते पहन रखे तो हम प्रोटेक्टेड हैं। एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी मिलता है कि हमने शूज़ पहने हुए हैं। अब एक आप फॉर एग्जांपल आप एक खुद को विजुअलाइज करो कि आप एक तरह नंगे पैर हो और एक शूज़ पहन रखे हैं, तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ ही जाएगा आपको साइकोलॉजिकली। तो वो एलिमेंट्स इसमें होते हैं प्रोडक्ट्स में। अब प्रोडक्ट्स किस किस तरह के हो सकते हैं, जैसे फिजिकल प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे जो हमें दिख सकते हैं, जैसे कि टीवी है, कार, मोबाइल, फ्रिज, ये हैं फिजिकल। फिर नेक्स्ट है सर्विसेज जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है। फिर है एक्सपीरियंसेस जो हम एक्सपीरियंस प्रॉफिट मतलब परचेज कर लेते हैं, जैसे कि किसी थिएटर में जाके मूवी देख लेना, कोई शो देख लेना। फिर है प्लेसेस का मतलब टूरिज्म प्लेसेस जो होते हैं, जैसे दिल्ली है, आगरा है, केरला, मुंबई, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल। फिर है आइडियाज़, कुछ आइडियाज़ भी ऐसे होते हैं जो परचेज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नो स्मोकिंग है या कोई ब्रांड नेम है कंपनी का या प्रोडक्ट का। फिर लास्ट है इसका इन्फॉर्मेशन सर्विस। अब कुछ इन्फॉर्मेशनल सर्विस भी दी जाती है,
जैसे कि इंपोर्ट का प्रोसीजर क्या रहेगा, एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या रहेगा, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो ये था हमारा व्हाट कैन बी मार्केटेड, व्हाट कैन बी सेल्ड, इसमें मैंने लिखा भी हुआ यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज। फिर जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ रखा है कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो वही सिंपल चीज़ हम फॉलो करेंगे यहाँ पे भी। मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द मार्केटिंग, इट रेफर्स टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें सिर्फ हम स्टाफिंग को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केटिंग एक तरह से अलग चीज़ हो जाती है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग चीज़ हो जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग आती है और मार्केटिंग में सिर्फ स्टाफिंग नहीं आती है, बाकी चारों फंक्शंस मैनेजमेंट के आते हैं। अब फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या बनती है कि ये एक तरह से आर्ट है और साइंस है, जिससे हम एक तरह से टारगेट मार्केट को चूज़ करते हैं कि हमें अपना जो प्रोडक्ट है वो या सर्विस है उस किस एरिया में बेचनी है, किस पर्सनस को, किस कंज्यूमर ग्रुप को बेचनी है। और दिमाग में ये रखते हैं कि जो हमारे कस्टमर है वो बढ़ते भी रहें, और कैसे बढ़ेंगे, क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज़ ऑफ द मैनेजमेंट। अब हम कुछ क्रिएट करेंगे, सामान अपना डिलीवर करेंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। और दिस डेफिनेशन मीन्स मार्केटिंग मैनेजमेंट एज फॉलोज। इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो इसकी फिलिप कोटलर की जो डेफिनेशन है, और आपको ये याद भी करनी है ये डेफिनेशन, जिससे आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। इसमें पहला पॉइंट है चूजिंग ए टारगेट मार्केट। अब चूजिंग ए टारगेट मार्केट का मतलब क्या होता है कि टारगेट मार्केट एक वो चीज़ मार्केट होती है जहाँ पे आपके एक तरह से टारगेट कस्टमर्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं, जहाँ पे आप अपना सामान बेचना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जैसे डोमिनोज है, मैकडोनल्ड्स है, जो ब्रांडेड शॉप्स हैं वो मॉडल टाउन में ही क्यों है, क्योंकि मॉडल टाउन में हाई पेइंग कैपेसिटी वाले लोग रहते हैं। अब जो हमारा एरिया है वहाँ पे आपको कोई भी ब्रांडेड शॉप्स नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट ये है कि वो जो हाई पेइंग कैपेसिटी है उनको टारगेट करना है। तो इसका मतलब टारगेट मार्केट का मतलब है कि उनको टारगेट करना जो उनके लिए पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, कैपेबल है और एक तरह से पेइंग कैपेसिटी है उनके पास। फॉर एग्जांपल अगर डोमिनोज अगर यहाँ खुल गया तो उनका लॉस ही लॉस है, क्योंकि यहाँ कौन आएगा, इस एरिया में कोई आना ही नहीं चाहेगा वैसे भी। तो चूजिंग टारगेट मार्केट का मतलब क्या होता है कि एक्टिविटीज़ ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट बिगिन बाय द फाइनलाइजिंग टारगेट मार्केट प्लेस। फॉर एग्जांपल टारगेट मार्केट फॉर मेडिसिन मैन्युफैक्चर इज़ हॉस्पिटल्स। जैसे कि कोई अगर मेडिसिन मैन्युफैक्चर करता है तो उसके लिए टारगेट मार्केट जो होगी वो हॉस्पिटल्स होगी, क्योंकि हॉस्पिटल में ही मेडिसिन ज़्यादा बिकती हैं। अगर कोई सिनेमा थिएटर के बाद में कोई मेडिसिन बेच रहा होगा तो इतनी ज़्यादा उसकी नहीं सेल हो पाएंगी। फिर नेक्स्ट हमारा ग्रोइंग कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट। जो भी हमारा टारगेट मार्केट का एरिया है वहाँ पे अपने कस्टमर्स को बढ़ाते रहना। ऐसा नहीं कि हमारे जो कस्टमर की टारगेट मार्केट चूज़ कर ली तो सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे कस्टमर बढ़ते भी रहें। ऐसा ना हो कि बस एक जगह फिक्स हो जाए, क्योंकि हमें एक मार्केट एरिया भी कैप्चर करना होता है मार्केट के साथ में। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मार्केटिंग प्रोसेस में कि हमें स्टेप्स लेने होते हैं जिससे हमारे कस्टमर बढ़ जाएँ। और वो कैसे बढ़ेंगे, जब उनकी जो नीड्स हैं, ये जो वांट्स हैं या डिज़ायर्स हैं, डिमांड है, उन्हें हम एनालाइज करके सेटिस्फेक्शन देने के कैपेबल हो जाएंगे और उन्हें इंपॉर्टेंस देंगे, तभी वो कस्टमर हमारे पास आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि एज ए बिजनेसमैन किसी कस्टमर को बोल देता हूँ कि भाई हमारे पास तो नहीं है, जो करना है कर लो, हम तो नहीं बना रहे। अगर मान लो कि मेरे कोई शूज़ का बिजनेस है और वो बोलते हैं मुझे ब्लू कलर के शूज़ चाहिए और मैं उसे नहीं बना के देता हूँ, तो मेरा कस्टमर जा रहा है, उसको तो क्या है, उसको तो किसी भी कहीं भी जगह से वो ब्लू शूज़ मिल जाएंगे जो भी कंपनी बनाएगी। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है कि मुझे कस्टमर को किंग मानना पड़ता है, कस्टमर को जो चाहिए वो मुझे बना के देना चाहिए, तभी मेरा बिजनेस चलता है, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है कस्टमर से ही चलता है। तो उस केस में कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए जो उनकी नीड्स या वांट्स है उनको सेटिस्फेक्शन देना मेरी सबसे प्रायोरिटी की चीज़ होनी चाहिए। फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट है आज का टॉपिक का वो है क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। लास्ट स्टेप जो है मार्केटिंग में वो क्या होता है कि सुपीरियर वैल्यू देना प्रोडक्ट्स में, कोई इंफीरियर गुड्स ना बनाना, गिफन गुड्स ना बनाना, कोई लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ना बनाना। इसमें क्या होता है कि जो अगर हमें कंपटीशन में आगे रहना है तो हमारा जो प्रोडक्ट हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें बेटर क्वालिटी होनी चाहिए, सुपीरियर वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब सुपीरियर वैल्यूज़ कैसे ऐड की जा सकते हैं, जैसे कोई हम स्कीम दे सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा स्कीम दे सकते हैं, जैसे कि कार खरीदने पे फ्री इंश्योरेंस फ्री, सॉरी साथ के साथ इंश्योरेंस फ्री कार का। तो मेन मोटिव क्या होता है मार्केटिंग मैनेजर का कि डिमांड को इफेक्टिवली मैनेज करना, क्योंकि पहले क्या मार्केटिंग का एक तरह से मतलब होता है कि डिमांड को बढ़ाना। फिर 1990 के आसपास क्या होता था कि डिमांड को घटाना अपनी मर्जी से, जैसे कि दूसरे की चीज़ की डिमांड बढ़ जाए।
लेकिन आज के टाइम में मार्केटिंग मैनेजर का बेसिक जो मोटिव होता है, मेन मोटिव जो होता है वो होता है डिमांड को एक तरह से मैनेज या कंट्रोल करना इफेक्टिवली, जिससे कि प्रॉफिट भी हो सके और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी मिल सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहाँ हमने पढ़ा मार्केटिंग के हमने फीचर्स पढ़े, मार्केट में क्या क्या बेचा जा सकता है ये हमने पढ़ा, मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा और फिलिप कॉटर की डेफिनेशन पढ़ी और उसके अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट की ये हमने पढ़े। थैंक यू।